Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are quite well at your homes. Here is your teacher Saba Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 16, support and locomotion, is completed, and we are going to start our new chapter number 17, nervous coordination. And the topic which we are going to study today is neuron and its types. And we will also discuss steps involved in nervous coordination. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term neurology, recognize a receptor as transducers sensitive to various stimuli, learn about a neuron and its types and structure and function as well. So let's start our topic. Nervous coordination. The body of an animal is frequently exposed to a variety of stimuli in its daily life. देखिए बेटा, डेली लाइफ में हमारी जो बॉडी होती है या किसी भी हायर एनिमल की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे स्टिमुलाई के लिए एक्सपोज्ड होती है, बहुत सारे स्टिमुलाई को वो कैच करती है डेली. ठीक है. फॉर एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस यूजुअली मोर देन वन बॉडी पार्ट आर इन्वॉल्व्ड. देयर एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड ईदर बाय नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम और बोथ. देखिए बेटा, उन खास तरह के जो स्टिमुलाई होते हैं जिन के लिए हमारी बॉडी एक्सपोज्ड रहती है, उन स्टिमुलाई को एक बेटर वे में रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं. एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम. हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. वो आपस में कोऑर्डिनेट करके खास तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं और इन स्टिमुलाई को या स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं. और ये नर्वस सिस्टम भी हो सकता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी रिस्पॉन्स करता है, और बाज दफा एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चेंजिंग को, किसी भी स्टिमुलस को. These two types of coordination system are you also have studied in grade 10. देखिए, हम लोगों ने इसमें से ये कोऑर्डिनेशन के बारे में मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मैट्रिक क्लास का भी हमारा एक चैप्टर था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था. And today we will discuss it in more detail. The system of the body that provide coordination through electric signals among different body parts for the response to a particular stimulus is called nervous system. देखिए बेटा, नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है और फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करता है. ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है. किसी भी कोई भी पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक तरह का एक्शन परफॉर्म करता है या स्पेसिफिक किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं. ये जो है इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इवॉल्व्ड अमंग ऑल द एनिमल्स. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी. बेटा देखें, हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा वेल इवॉल्व्ड है, मोस्ट इवॉल्व्ड है और कॉम्प्लेक्स एक नर्वस सिस्टम है. और हमारे इसकी स्टडी को, इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर की स्टडी करना जो है, इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी. ठीक है. न्यूरोलॉजी में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी किया जाता है. नर्वस कोऑर्डिनेशन मेनली कंप्राइजेस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स called neurons. The function of a neuron is to detect and receive stimuli from different sensory organs, receptors, and then integrate them to determine the mode of response of the living organism, and then command for an appropriate response and transmit to the other organ effector. बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा बना हुआ है न्यूरॉन्स से. स्पेशलाइज तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स. न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, ये किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करता है,
सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है उसको, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। सेंसरी ऑर्गन्स रिसेप्टर्स से उसको रिसीव करते हैं, फिर ब्रेन में जाता है ये वाला मैसेज या स्टिमुलाई ब्रेन तक जाता है, फिर वहां पर इंटीग्रेट होता है ये स्टिमुलाई, और उसके बाद खास तरह का कोई रिस्पांस प्रोड्यूस होता है जो इफेक्टर ऑर्गन तक आता है, और फिर हम वो जो एक्शन है वो इफेक्टर ऑर्गन तक आता है, और फिर हम कोई भी रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स: रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, प्रोसेसिंग एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। 3 तरह के बेसिक स्टेप्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, सबसे पहले स्टिमुलाई को रिसीव करना, ठीक है, जो सेंसरी ऑर्गन है वो उसको रिसीव करेंगे। फिर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेटर है ये हमारी ये जो आने वाली इंफॉर्मेशन होगी, जो मैसेज होगा, स्टिमुलस होगा आने वाला, उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसका कोई समझ लें कि एक आंसर फाइंड आउट करेंगे। एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और फिर बेटा उस स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्स करेंगे। रिसेप्टर एक्ट एज ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म। For example, rod and cone cells in the retina of eye convert light energy into nerve impulses, electrochemical energy. बेटा रिसेप्टर्स जो हैं वो ट्रांसड्यूसर के तौर पे काम करते हैं क्योंकि ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉड एंड कोन सेल्स जो रेटिना में मौजूद होते हैं, रॉड आर रिस्पॉन्सिबल टू सी इन डिम लाइट एंड कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सी इन ब्राइट लाइट। तो बेटा ये जो रॉड और कोन सेल जो रेटिना में मौजूद होते हैं, ये सामने से आने वाली जो लाइट एनर्जी होती है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये ब्रेन के पास भेजते हैं और ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और फिर हम कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। क्लासिफिकेशन क्या है रिसेप्टर की? रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की बेसिस पर रिसेप्टर को बेटा डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट लाइट स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल रॉड एंड कोन सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आई। बेटा ये फोटो रिसेप्टर जो है ये लाइट स्टिमुलाई को कैच करते हैं, जैसे कि रॉड और कोन सेल्स हैं जो हमारी आई में मौजूद होते हैं, आई की रेटिना में मौजूद होते हैं, और रॉड सेल्स क्या करते हैं, डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, और कोन सेल्स क्या करते हैं, ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। कीमोरिसेप्टर इज अनदर टाइप ऑफ रिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट आयंस और मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स। फॉर एग्जांपल, रिसेप्टर्स फाउंड इन नेजल एपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्शन, एंड दोज फाउंड इन द टंग फॉर टेस्ट। बेटा देखिए ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं, ये आयंस या मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी नेजल एपिथेलियम में ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। अच्छी स्मेल आती है या बुरी स्मेल आती है, हम फील कर सकते हैं ना, वो स्मेल सूंघ सकते हैं, सेंसेशन है हमारी ये। तो ये जो है यहाँ पर कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर केमोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो ये स्मेल के डिटेक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। और बेटा जब हम खाना खाते हैं उसका जायका कैसा है, उसका टेस्ट किस तरह से है, वो मीठा है, खट्टा है, फीका है या सॉल्टी है, तो ये टंग में भी ये वाले रिसेप्टर कीमोरिसेप्टर मौजूद होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन हाइपोथैलेमस। बेटा कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस में भी मौजूद होते हैं, और वो कीमोरिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है ऑस्मोरिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट चेंजेस इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। बेटा ये ब्लड में जो आयन बैलेंस मतलब रखते हैं, ठीक है, जो भी अगर ब्लड आयन में या कोई भी चेंजिंग आएगी ब्लड पीएच में तो फौरन से ऑस्मोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे। मेकैनोरिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन प्रेशर, पोजीशन और एक्सीलरेशन, इंक्लूड रिसेप्टर फॉर टच, स्ट्रेच और प्रेशर। इन ये स्किन में होते हैं जैसे कि या ब्लड वेसल्स में होते हैं, हेयरिंग एंड
इक्विलिब्रियम जो एयर में होते हैं, ठीक है, हमारे कान में होते हैं। मैकेनोरिसेप्टर बेटा कोई भी प्रेशर में चेंजिंग आए, पोजीशन में आए, एक्सेलरेशन में चेंजिंग आए, जैसे कि टच रिसेप्टर होते हैं, स्किन में मौजूद होते हैं, कोई भी टच करे तो फील हो जाता है, पता चल जाता है। स्ट्रेच और प्रेशर के होते हैं जो ब्लड वेसल्स में होते हैं, स्किन में ये भी मौजूद होते हैं। हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम ये कान में मौजूद होते हैं। तो बेटा ये इन चेंजिंग्स को भी फौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स। नाउ थर्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट हॉट और कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलाई। बेटा कोई भी ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी स्किन में मौजूद होते हैं और ये हॉट और कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और कम हो तो उसको भी डिटेक्ट करते हैं। जैसे सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है और समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। नोसिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड टू डैमेज टू बॉडी टिश्यूज टू पेन परसेप्शन। बेटा ये जो होते हैं बॉडी टिश्यूज जहां से डैमेज हो जाते हैं ना, कोई वाउंड हो गया, किसी वाउंड की वजह से बॉडी टिश्यूज डैमेज हो गए, तो ये पेन परसेप्शन हमें फील करवाते हैं, मतलब हमें दर्द फील होता है, ठीक है। नाउ रिसेप्टर जो था बेटा वो कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ। सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, जो हम पढ़े स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो रिसेप्टर्स हो गया। अब हम आते हैं एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है, सेंसरी इनपुट फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स आर रिसीव्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। बेटा सेंसरी इनपुट बहुत सारे डिफरेंट, ये जो हमने पीछे रिसेप्टर्स पढ़े, इन रिसेप्टर्स में से जो सेंसरी इनपुट होता है वो ब्रेन तक आता है, स्टिमुलस जो है वो ब्रेन तक आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आता है, बाज दफा ये स्पाइनल कॉर्ड भी एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती है, और बाज दफा ब्रेन में आता है ये मैसेज दैट एक्ट, मतलब ये दोनों ही जो है वो कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, बॉडी के कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे काम करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, this collected information is further processed, analyzed for an appropriate response by special type of neurons called interneurons. उसके बाद बेटा इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस जो था वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आया, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या मौजूद है, इंटरन्यूरॉन्स मौजूद हैं। इंटरन्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। और आपको पता है ब्रेन की डिफरेंट लूप्स हैं, पेरिटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल। तो ये जिस भी पार्ट में ये मैसेज जाता है, जिससे रिलेटेड ये मैसेज होता है, उस ये लूप में ये चला जाता है, और फिर वो लूप जो है इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करती है, प्रोसेस करती है और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करती है। नाउ द लास्ट स्टेप इज इफेक्टर। लास्ट जो स्टेप है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का, वो है इफेक्टर। दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। बेटा वो बॉडी के पार्ट जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्शन कोई भी परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं इफेक्टर्स। अब ये मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। एन इफेक्टर ऑर्गन ऑन रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ईदर बाय प्रोड्यूसिंग मूवमेंट मसल, मूवमेंट जैसे कि मसल्स में होती है, और सिक्रीशंस जो ग्लैंड्स करते हैं। बेटा ये क्या है, ये जो इफेक्टर एक वो ऑर्गन है जो जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होकर आ गई, मैसेज आ गया, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, कोई भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं इफेक्टर, जैसे कि मसल मूवमेंट या फिर ग्लैंड्स में ये मैसेज जाता है, और ग्लैंड्स जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 लूप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन लूप, और ये डिफरेंट तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। तो मतलब ये ग्लैंड्स के पास भी मैसेजेस जाते हैं, टारगेटेड मतलब टिश्यू तक, किसी तक भी जाएंगे, ग्लैंड्स तक चले जाएंगे ताकि वो केमिकल्स वो करें, रिलीज करें, हार्मोन्स को सिक्रीट करें, या फिर ये मसल में जाएंगे ताकि मसल मूवमेंट हो सके।
Now we will discuss neuron. Neuron are the basic structural and functional unit of the nervous system. बेटा न्यूरॉन आपको पता है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की. वी हैव स्टडीड इन आवर मैट्रिक क्लास एज वेल. स्ट्रक्चर कैसी है न्यूरॉन की? Although neurons vary considerably in size and shape, they all have three basic components: a cell body, dendrites and an axon. बेटा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी है? न्यूरॉन जो है वो साइज और शेप के हवाले से डिफरेंट तरह का होता है. इसकी साइज डिफरेंट हो सकती है और इसकी शेप भी डिफरेंट होती है. और तीन बेसिक कंपोनेंट्स इसमें होते हैं. एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होता है, इसमें डेंड्राइट्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और एक्सोन होता है. ठीक है. सेल बॉडी क्या है बेटा? द सेल बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन सेल बॉडी. इट कंटेन अ मैस ऑफ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. बेटा सेल बॉडी में क्या आ जाता है? न्यूरॉन सेल बॉडी. जो सेल बॉडी है वो कहलाती है न्यूरॉन सेल बॉडी. इसमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है. ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म इसलिए होता है क्योंकि इसमें गोल्जी एपरेटस मौजूद होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, एक प्रोमिनेंट लार्ज इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं जो राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्रुप होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ठीक है. तो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है. द सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, बेटा एक इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है सेंट्रली प्लेस्ड विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, जो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और उसमें फिर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है. गोल्जी एपरेटस भी बेटा इसमें मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ निसल्स ग्रैन्यूल्स. बेटा जो साइटोप्लाज्म है उसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, निसल्स बॉडी होती हैं. ये क्या होते हैं बेटा? दीज आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद प्रोटीन सिंथेसिस. ये राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ग्रुप्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. Now dendrites are short and thin, often highly branched cytoplasmic extensions that are gradually tapered from their bases to their tips. बेटा ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे से और थिन हाईली ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं. साइटोप्लाज्म से ही निकलती हैं ये एक्सटेंशंस. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म से ही निकलती हैं. ठीक है. और ये क्या होते हैं? जैसे जैसे ये टिप की तरफ मूव करती जाती हैं ये नैरो होती जाती हैं. टैपर्ड मीन्स नैरो. ठीक है. तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऊपर की तरफ टिप की तरफ मूव करती हैं डेंड्राइट्स, ये नैरो होते जाते हैं. Axons of other neurons form synapses with the dendrites. बेटा जो दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन होता है वो क्या बनाता है? सिनैप्स बना देता है डेंड्राइट के साथ. ठीक है. मतलब जैसे ही एक एक्सोन के टर्मिनल्स एंड होते हैं तो वहां से दूसरे न्यूरॉन, जैसे ही एक न्यूरॉन के जो एक्सोन टर्मिनल्स एंड होते हैं तो वहां से बेटा दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स स्टार्ट हो जाएंगे. The function of dendrite is to receive stimuli and conduct impulses to the cell body. फंक्शन क्या है बेटा डेंड्राइट का? डेंड्राइट का फंक्शन है कि ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है और फिर नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक लेकर आता है. इसके बाद फिर बेटा मैसेज कहाँ जाता है? इम्पल्स कहाँ जाता है सेल बॉडी से? वो एक्सोन में जाता है. अब एक्सोन क्या है? एन एक्सोन इज कंपैरेटिवली अ लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर विच हैज अ कांस्टेंट डायमीटर एंड कैन वेरी इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू मोर देन अ मीटर लेंथ. एक्सोन जो है बेटा वो एज कम्पेयर टू डेंड्राइट थोड़ा सा लॉन्ग भी होता है और थिक भी होता है. ठीक है. एक नर्व फाइबर है ये भी. इसका डायमीटर कुछ मिलीमीटर से लेके 1 मीटर की लेंथ तक भी हो सकता है. इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. बेटा ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है. एक्सोन्स टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग टू फॉर्म स्मॉल एक्सटेंशंस विद इनलार्ज एंड्स कॉल्ड प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स. बेटा एक्सोन जहां पर एंड होता है वहां पर वो छोटी छोटी सी एक्सटेंशंस बना देता है जिनके लार्ज एंड होते हैं. छोटी छोटी सी एक्सटेंशंस बनाता है जिनके जो एंड होते हैं वो थोड़े थोड़े से इनलार्ज होते हैं. इन एंड्स को कहते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स. फंक्शनली एक्सोन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी टू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स
and from this presynaptic terminal the impulse will move or conduct signal away from the cell body. बेटा देखें सॉरी इसका फंक्शन क्या है, प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पर आएगा और उसके बाद फिर इट विल मूव इनटू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. इसका फंक्शन एक्सॉन का क्या है कि ये एक्शन पोटेंशियल को न्यूरॉन सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स तक लेकर जाता है. ये क्या करता है, सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है. और जब प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में ये मैसेज या इम्पल्स या इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर ये दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाती है. ठीक है, अनटिल अनलेस ये टारगेटेड टिश्यू या सेल तक ना पहुंचे. Myelin sheath and Schwann cell beside a neuron nervous system also consist of neuroglia or glial cells which support, protect and nourish the neuron. बेटा न्यूरॉन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया या फिर ग्लायल सेल्स भी मौजूद होते हैं. ग्लायल सेल्स क्या करते हैं, ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. कुछ और भी स्पेशलाइज्ड तरह के सेल मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन को सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है ग्लायल सेल्स. Schwann cells are neuroglial cells in peripheral nervous system. बेटा Schwann cells जो हैं ये भी neuroglial cells होते हैं peripheral nervous system में. Usually axon are covered by Schwann cells which are strip-like cells wrapped around axon fiber. बेटा जो एक्सोन है उसके ऊपर भी Schwann cells होते हैं और Schwann cells ने कवर किया होता है एक्सोन बिल्कुल स्ट्रिप की तरह. ठीक है, उसके अराउंड जो है वो रैप होते हैं. एक्सोन फाइबर के अराउंड जो Schwann cells हैं वो रैप्ड होते हैं. Schwann cells are also covered by a fatty substance called myelin sheath that act as an insulator. और बेटा Schwann cells के ऊपर क्या होती है, एक फैटी लेयर होती है, एक फैटी सब्सटेंस मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं myelin sheath. और myelin sheath जो है बेटा ये एज एन इंसुलेटर काम करती है. दिस इज वाई एक्सोन आर कॉल्ड माइलिनेटेड फाइबर्स. बेटा इसलिए एक्सोन को क्या कहा जाता है, माइलिनेटेड फाइबर्स कहा जाता है. अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सोन बिटवीन टू Schwann cells इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. बेटा दो नॉन माइलिनेटेड जो पॉइंट होते हैं एक्सोन में Schwann cells के दरमियान, इनको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर. एक्सोन में क्या है बेटा, Schwann cells हैं और Schwann cells क्या करते हैं, माइलिनेटेड लेयर रिलीज करते हैं, एक फैट से बनी हुई सब्सटेंस रिलीज करते हैं. फिर वो पॉइंट एक्सोन के जहां पर ये माइलिनेटेड लेयर मौजूद नहीं होती या वो एरिया जो नॉन माइलिनेटेड होता है वो कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. देखिए बेटा दीज आर दी डेंड्राइट्स. ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, इसी साइटोप्लाज्म से निकली हुई ये प्रोजेक्शंस हैं. एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस और ये जो है इसकी क्या है, सेल बॉडी है. एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन इज कॉल्ड दी एक्सोन. एक्सोन के ऊपर देखें बेटा ये जो लाइट ऑरेंज शेड के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी Schwann cells. और ये जो इसके ऊपर पेल कलर के आपको नजर आ रहे हैं सेल्स, दिस इज दी myelin sheath. ये फैटी सब्सटेंस रिलीज की है Schwann cells ने, जिसको हम क्या कहते हैं, myelin sheath कहते हैं. और बेटा ये ब्लू एरिया जो इन सेल्स के दरमियान में आपको नजर आ रहा है, एक्सोन का ये वाला एरिया जहां पर ये myelin sheath मौजूद नहीं है, नॉन माइलिनेटेड एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है, एंड दीज आर दी एक्सोन टर्मिनल्स. तो मैसेज क्या कहाँ से आएगा, मैसेज डेंड्राइट से आएगा, देन सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से वो एक्सोन में आएगा. एक्सोन के बाद बेटा ये देखें इसमें नहीं जाएगा, जो माइलिन शीथ है वहां से नहीं ये गुजर सकता क्योंकि ये एज एन इंसुलेटर काम कर रही है. ये जो फैट से बनी हुई सब्सटेंस है, लेयर है, तो जो इम्पल्स है वो सेल बॉडी में आने के बाद एक्सोन के इन पॉइंट्स पे जंप करेगा जिनको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर. तो ये इस तरह से जंप कर करके कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा एक्सोन टर्मिनल्स पे. इसलिए जो इम्पल्स है उसको हम जंपिंग इम्पल्स या सैल्यूटेटरी इम्पल्स भी कहते हैं. फिर ये एक्सोन के टर्मिनल्स में आ जाएगा और बेटा एक्सोन के इन टर्मिनल्स के बाद फिर दोबारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स स्टार्ट हो जाएंगे. फिर ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा उसकी सेल बॉडी में और फिर इस तरीके से मूव कर करके आगे पहुंच जाएगा. Here is another figure. देखें बेटा these are the dendrites और ये जो ग्रैन्युलर सब्सटेंस आपको नजर आ रही है, this is the Nissls granules.
तो ये इसमें क्या है, ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स भी मौजूद हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। निसल्स ग्रैन्यूल्स का मतलब है राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, और ये पूरा बाकी वही उसकी स्ट्रक्चर है ना, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ये एक और इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये जो सब्सटेंस आपको नजर आ रही है ना, दीज आर दी नेसल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये नेसल ग्रैन्यूल्स जो है इसमें न्यूरॉन में मौजूद होते हैं, ठीक है। दीज आर दी बेटा न्यूरोग्लियल सेल और ग्लायल सेल्स। ये जो पिंक कलर के आपको नजर आ रहे हैं और ये लाइट जो है कलर के लाइट से थोड़े से ग्रीनिश या सी ग्रीनिश कलर के आपको नजर आ रहे हैं, you can say that teal कलर के जो नजर आ रहे हैं, these are the astrocyte, these are the glial cell। ये इन glial cells को हम कहते हैं oligodendrocytes and these pink one are known as astrocyte glial cell, ठीक है। तो बेटा ये ग्लायल सेल है, ये वाला भी ग्लायल सेल है, ये भी ग्लायल सेल है और ये दोनों भी ग्लायल सेल है, एंड दिस वन इज दी न्यूरॉन। तो बेटा ये ग्लायल सेल क्या करते हैं, इस न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, हाउएवर ऑल न्यूरॉन्स वेरी समवॉट इन साइज, शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स depending on the function and role of the neuron. Based upon function there are 3 types of neuron। बेटा न्यूरॉन जो है वो उनकी साइज और शेप डिफरेंट है और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं, न्यूरॉन के जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो बेटा इनके फंक्शन के लिहाज से इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर। बेटा ये सेंसरी रिसेप्टर से इम्पल्स को या मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। The cell body is at the end of a short stalk on one side of the main conducting fiber just outside the central nervous system. The branches at one end are connected to the receptor। एक साइड से ये रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं और दूसरी एंड जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिल्कुल बाहर एक जो मेन फाइबर होता है वहां पर होती है, एक शॉर्ट सी छोटी स्टॉक होती है, वहां पर ये होती है। और फंक्शन इसका क्या है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को लेकर जाते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द डेंड्राइट्स मेक कॉन्टैक्ट विद अदर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड। द टर्मिनल ब्रांचेस एट द फार एंड ऑफ द न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू एन इफेक्टर। बेटा मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेके जाते हैं, इम्पल्स को अवे लेकर जाते हैं, ठीक है, दूर लेकर जा रहे हैं। और जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं उनके साथ भी कांटेक्ट बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। और जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो इसकी इफेक्टर तक जाती हैं, इफेक्टर तक कनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, अगर इंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मौजूद होते हैं। दे कन्वे मैसेजेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, various part of the central nervous system. The axon is comparatively thin and non-myelinated। बेटा जो इंटरन्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं और ये मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही डिफरेंट पार्ट्स तक कन्वे करते हैं। जैसे 4 लूप्स जो हमने पढ़ी थी इन आवर मैट्रिक क्लास, तो ये उन 4 लूप्स तक या ब्रेन के जिस भी पार्ट में वो मैसेज ने जाना होता है उस पार्ट तक ये मैसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है। और इनका जो एक्सोन होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा थिन होता है और नॉन माइलिनेटेड होता है। फाइन बेटा, सो बेटा इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन इन टुडेज लेक्चर you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Thank you so much. Allah Hafiz.